गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटेट पीजीटी फिजिक्स क्रैश कोर्स। और यहाँ पे मैं कराऊंगी पीजीटी में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से जो जो पार्ट आता है वो यहाँ पे मैं कराने वाली हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसके बाद हम करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ एक टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम एक क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ मेनली करनी ही प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है सबसे पहले हमें पता है। सिंपली थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। कि अगर हीट मोशन करे, हीट मोशन का मतलब क्या है, हीट क्या करे, ट्रांसफर करे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफर करे। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स, इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ सिस्टम, इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अगर हम सिस्टम की इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो ब्रांच कहलाती है ये होती है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नाम नेम में भी आ गया यहाँ पे कि इंटरनल मैक्रोस्कोपिक। इंटरनल मैक्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, मैक्रोस्कोपिक जो पैरामीटर्स होते हैं मेनली यहाँ पे होते हैं प्रेशर हो गया, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो गया, और टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गया। ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, मैक्रोस्कोपिक। तो मेनली हमने यहाँ पे किस किस के बारे में स्टडी करनी की, सिस्टम का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब कैसा है और किस तरह से चेंज होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आई एक और कि सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, वो पोर्शन होता है जिस पर हमें स्टडी करनी है ना, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, जिस पर हमें वर्क करना होता है, वो पोर्शन क्या कहलाता है, सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर एक्सेप्ट सिस्टम जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्लियर। तो सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के जो भी होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग। अब जो नेक्स्ट बात है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अब जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब है, अगर हम मेनली यहाँ पे बात करें कि अगर हम यहाँ पे मेनली बात करें कि हीट ट्रांसफर हो रही है या नहीं, हीट ट्रांसफर हो रही है या नहीं, और मैटर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, मैटर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स जो सिस्टम होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक हम पढ़ते हैं ओपन सिस्टम, एक हम पढ़ते हैं क्लोज्ड सिस्टम, एक हम जो थर्ड टाइप है वो हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो ओपन सिस्टम होता है इसमें हीट भी ट्रांसफर होती है, हीट और जो मैटर है वो दोनों क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ओपन खुला हुआ सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम बंद है, सिस्टम बंद है तो यहाँ पे मैटर तो ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जो हीट है वो तो ट्रांसफर हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जो थर्ड जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें हीट और जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ क्या हो जाती है, सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो टर्म आती है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत बार हम वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम, कि अगर मान लीजिए एक सिस्टम है और इसके साथ एक दूसरा सिस्टम है, ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है। ठीक है, जैसे मैंने ये जो बोला कंडक्टिंग की, कंडक्टिंग का मतलब कि आ जा सके, ठीक है, मैटर आ जा सके, तो यहाँ पे और हीट भी ट्रांसफर कर सके, है ना। तो यहाँ पे कंडक्टिंग करने का मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है, सॉरी मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर होगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फिजिकल कोई भी क्वांटिटी है और यहाँ कोई क्वांटिटी है, अगर वो जो क्वांटिटी है वो कम ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो हमेशा ये जो क्वांटिटी है ये क्या चाहती है कि दोनों के साथ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितनी क्वांटिटी वन में है उतनी ही क्वांटिटी टू में हो जाए। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में कौन कौन आ सकते हैं, मान लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2 था, ठीक है। तो यहाँ से और जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 है, मतलब जो हीट है T1 से, हीट जो है वो T1 से, हीट जो है वो T1 से T2 की तरफ चली जाए हीट। जब हीट T1 से T2 की तरफ जाएगी तो ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि जो टेम्परेचर फर्स्ट सिस्टम का सेकंड सिस्टम के इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अगर हम मेनली टेम्परेचर की बात करते हैं कि अगर दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। एक और इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे केमिकल में होता है कि अगर दोनों सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज ना हो, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहे। या दूसरे वे में एक और हो सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कि अगर जो मैटर का जो ट्रांसफर है, अगर जो मैटर का जो ट्रांसफर है वो क्या हो, इक्वली, मतलब दोनों मीडियम में इक्वल इक्वल मैटर हो जाए, ठीक है। तो उस सिस्टम में को, उस इक्विलिब्रियम को हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तीसरा इक्विलिब्रियम और पढ़ सकते हैं हम कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है कि अगर मेनली तो हम मैकेनिकल वर्ड का यूज करते हैं कि प्रेशर वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक यहाँ सिस्टम है और यहाँ के अराउंड यहाँ सराउंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए सिस्टम पे फोर्स लग रहा है F1, टोटल फोर्स F1 लग रहा है, और अंदर क्योंकि मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर है गैस और गैस भी वॉल्स पे एक फोर्स लगा रही है F2, तो अगर जो F1 जो है वो F2 के इक्वल आ जाए तो उसको इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, मतलब F1 F2 के इक्वल तो है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है कि अगर थर्मल और मैकेनिकल और केमिकल, थर्मल मैकेनिकल एंड केमिकल तीनों अगर इक्विलिब्रियम में हो, अगर तीनों किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर एक भी मान लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम है और थर्मल नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोल देते हैं कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, नॉन थर्मोडायनेमिक, नॉन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नॉन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, हाँ जी, ये जो थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम है वो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे माइक्रोस्कोप, अगर कोई हमसे पूछ ले कि माइक्रोस्कोपिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होंगे, शुरू में मैंने बता दिया था कि मैक्रोस्कोपिक अगर पूछे तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पूछे तो हम बता सकते हैं मास है, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल्स का, उनकी वेलोसिटी है, उनका मूवमेंट है एक्सेट्रा। ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं। और एक और बात की ना, हम वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा याद रखना वर्क डन जो होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उससे भी हम निकाल देते हैं वर्क डन। निकालते कैसे, पीवी का पता कैसे चला हमें, हमें पता है स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डीएफ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमें पता है अगर हमें यहाँ पे फोर्स की बात करी, किसी एरिया पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो किसी एरिया पे लग रहा है ए पे, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालती हूँ तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाता है। तो अगर मुझे यहाँ डी डब्ल्यू चाहिए तो यहाँ आ गया PADS, और हमें पता है एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम, तो PdV, तो डी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो PdV होगा, ठीक है, PdV, P वर्सेज V ग्राफ, ठीक है। ये जो कर्व है कैसा भी होगा, अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई मुझे पूछे कि वर्क डन निकालिए, तो इस कर्व के अंदर जो एरिया यहाँ पे है, इस एरिया से हम बता सकते हैं कि कितना वर्क डन हो रखा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो याद रखनी है कि जो वर्क डन जो होता है वो हमेशा पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से गया, कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है, और यहाँ से फिर एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ, तो ये इस पाथ पे डिपेंड करता है, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन के बारे में लिखते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा नेगेटिव कब, जब भी जो वर्क होगा वो वर्क कैसे होगा, ऑन द सिस्टम,
सिस्टम पर होगा, सिस्टम पर। और जो वर्क डन जो है वो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर वर्क डन क्या होता है, बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम द्वारा वर्क डन किया जाता है, तो उस सिचुएशन में वर्क कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया मेरे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ही, जहां से हमारे टॉपिक शुरू होते हैं मेनली, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर मान लीजिए एक ये सिस्टम ए और ये बी के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, बी के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं एक तीसरा सिस्टम ले लेती हूँ, मैं एक यहाँ पे तीसरा सिस्टम ले लेती हूँ। तीसरा सिस्टम को यहाँ पे करना क्या है, ये कंडक्टिंग वॉल कर देनी है। कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं इसको, और इसको डाइथर्मिक वॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ एक सिस्टम ले लेते हैं। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर ए सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाए। और ए बी जो है वो भी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि चाहे बेशक यहाँ पे ए और बी के बीच कैसी वॉल है, इंसुलेटिंग वॉल है, तो भी जो ए है वो बी के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी सिस्टम को डी क्यू हीट दी, डी क्यू सिस्टम है, मान लीजिए कुछ गैस भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो उसको सिस्टम। ठीक है, अब इस पे अगर हमें हीट दी तो ये जो हीट है ये टू पार्ट में डिवाइड होगी। टू पार्ट का मतलब एक तो हम इसकी, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। हमेशा याद रखना जो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। अगर टेम्परेचर कहीं पे रेज हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या है कि कुछ वर्क डन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन भी करा रहे हैं हम, डी क्यू हीट देके डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमेशा याद रखना होता है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। वही डी डब्ल्यू हमें पता है, डी डब्ल्यू को पॉजिटिव लेना है कब, जो वर्क डन बाय द सिस्टम है, और डी डब्ल्यू को नेगेटिव लेना है कब, जब वर्क डन क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा। तो इस इक्वेशन को हम एक दूसरे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अब हम ना कुछ प्रोसेसेज पढ़ लेते हैं। प्रोसेसेज फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे पी वी वर्सेज वी कर्व था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आया, यहाँ पे मेरे पास आया एक ऐसा कर्व, यहाँ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट आए ऐसे। ठीक है, और फिर ऐसे, और फिर वापस से स्टेट से इस स्टेट पे चले गए। इस पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और इस पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर क्या था, P2 था, V2 था। देखिए यहाँ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे चेंज हुआ प्रेशर और वॉल्यूम, इस तरह का कर्व है, और फिर से ये फाइनल से इनिशियल पॉइंट पे चले गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल बना हुआ है ना, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल और फाइनल टू इनिशियल। ठीक है, और डिफरेंट पाथ से गए ना, अगर सेम पाथ से जाते, अगर ऐसा कर्व होता है मेरे पास कि ऐसे आए और उसी पाथ से वापस गए, है ना, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाता है, रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है ना। तो हमें यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना है। साइक्लिक प्रोसेस तो P1 V1 इस पॉइंट पे P2 V2। तो हमेशा के लिए याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो अगर मैं इसके लिए वर्क डन निकालूं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं, वर्क डन निकालूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखना यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और डी यू की वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस में वर्क डन, तो डी क्यू और डी डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो इंटर साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारे पास मिल गया डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस लेके चलते हैं हम। फर्स्ट साइक्लिक ली हमने, सेकंड ले सकते हो, मान लीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस लेके चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस हर किसी को पता होगा कि वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर कोई मुझे पूछे कि वर्क डन की वैल्यू निकालिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट लो।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब टेम्परेचर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, p dv होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, जीरो, तो dw इज इक्वल टू जीरो। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, जीरो। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, जब ये जीरो हो गया तो dq किसके इक्वल होगा, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज कराने में यूज हो जाएगी। थर्ड जो प्रोसेस है आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक पढ़ते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब हम क्या लेते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, प्रेशर को क्या लेते हैं, कांस्टेंट। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो होगी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर। और आइसोबारिक प्रोसेस में P कांस्टेंट है। अगर कोई P वर्सेस V कर्व भी हमसे पूछे तो कैसा बन जाएगा, P कांस्टेंट है। ठीक है, और वर्क डन निकाल सकते हैं, यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वही पी डीवी। पी डीवी, पी कॉन्स्टेंट है, पी कॉन्स्टेंट है, वी की वैल्यू यहाँ से हमने डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल देंगे, वी की वैल्यू कुछ भी दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमसे ये दे दें कि ये जो इनिशियल पॉइंट जो है, ये जो इनिशियल पॉइंट है ये वाला, ये जो इनिशियल पॉइंट है मान लीजिए ये, इस पॉइंट पे वॉल्यूम मान लीजिए दे रखा है 2, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम मान लीजिए दे रखा है 6। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ऐसा हमारे पास कर्व है। कोई हमसे पूछ ले यहाँ डी डब्ल्यू निकालिए तो कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू मान लीजिए 100। ठीक है, यहाँ से 100, और डीवी 6 - 2, तो यहाँ से आ गया 100 × 4, यहाँ आ गया 400 जूल। क्लियर है। तो यहाँ से आइसोबारिक प्रोसेस में हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या लेंगे हम, फोर्थ प्रोसेस लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जब हम टेम्परेचर को क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं तो बॉयल्स लॉ भी कहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, जो कर्व है पीवी, जो डायग्राम है वो भी कैसा मिलता है, ये पी है, ये पी है, वी है, तो ऐसा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इंक्रीज करेंगे तो वी डिक्रीज हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डी डब्ल्यू की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से डी डब्ल्यू से रिलेटेड डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डी डब्ल्यू कितना होगा, वैल्यूज होंगे यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो डी डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये हमें पता है। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो वो आ गई एन आर टी अपॉन वी। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं जो इनिशियल स्टेट थी वहां P1 V1 था, और इस जो पॉइंट पे जो वैल्यूज है मेरे पास वो है P2 V2 फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो इसको, NRT कांस्टेंट है अंदर, यहाँ से आ गया dV अपॉन में V, और लिमिट है वॉल्यूम की V1 से लेके V2, तो यहाँ से आ गया NRT नेचुरल लॉग ऑफ V, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2। GW is equal to, sorry, W is equal to NRT नेचुरल log of V2 by V1। ये आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन आइसोथर्मल प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे NRT नेचुरल log of V2 by V1, या कई बार ऐसे भी लिखा होता है इसको 2.303 NRT लोग, यहाँ लोग आ जाएगा बेस 10 V2 by V1। अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है आइसोथर्मल प्रोसेस में, हमेशा याद रखना है P जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो अगर मैं दो की बात करूँ, दो सिचुएशन की बात करूँ, तो P1 इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए, P2 V2, अगर P3 V3 है तो वो भी, ये क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट होंगे। ये इक्वेशन भी यूज हो जाती है कई बार। ठीक है, क्लियर। तो वर्क डन याद रख लेना है। कोई अगर पूछे कि मुझे ना ये लोग V2 by V1 में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से V2 by V1 की जगह और क्या लिख सकती हूँ, V2 by V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, V2 by V1 P1 by P2। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ 2.303 NRT log ऑफ, यहाँ से आ गया P1 by P2। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ, फिफ्थ प्रोसेस है शायद।
फिफ्थ प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। और यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं होती, मतलब डी क्यू चेंज इन हीट जीरो के इक्वल होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू ऑफ माइनस डी डब्ल्यू। देन ऑल्सो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, या ये बोल सकते हैं हम पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर गामा, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ Cp to Cv. Gamma is Cp upon Cv. Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume. तो यहाँ पे अगर मुझे दो स्टेट में लिखनी है ये इक्वेशन तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 रेज टू पावर गामा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर कोई अब मुझसे पूछे कि बताइए वर्क डन निकालिए इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें पता ही है डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है पी डी वी, और यहाँ से एडियाबैटिक इक्वेशन क्या आई पी वी रेज टू पावर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो अगर यहाँ से मैं क्या निकालना चाहती हूँ वी रेज टू पावर, मुझे पी निकालना है, तो मैं पी को क्या लिख सकती हूँ, वैसे भी मैं पी को क्या लिख सकती हूँ आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और मुझे अगर पी चाहिए तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एन आर टी अपॉन वी फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी की जगह लिख सकती हूँ एन आर टी अपॉन वी डी वी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से फिर से इंटीग्रेट करूंगी, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे पी वी रेज टू पावर क्या है मेरे पास गामा, वी की पावर यहाँ पे गामा है, यहाँ वी की पावर क्या है गामा, ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ रही पी वी की पावर गामा, तो यहाँ पे भी वी की पावर मुझे गामा लेनी पड़ेगी, गामा। एक मिनट, इसको हम रब करके दोबारा से करते हैं, ये वाली टर्म थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा से करते हैं इसको, P हमारे पास था पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मैं इसको के मान लेती हूँ के। ठीक है, तो यहाँ से मुझे निकालना है पी किसके इक्वल होगा के अपॉन में वी की पावर गामा, तो मैं यहाँ पे एनआरटी की बजाय क्या रखती हूँ के रखती हूँ। ठीक है, इसको काट देते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा डी वी, और दोनों को क्या कर देते हैं इंटीग्रेट, तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन में वी की पावर गामा, और मान लीजिए वी वन पहले था वॉल्यूम और बाद में वी टू, तो यहाँ से आ गया के और डी वी अपॉन वी की पावर गामा, तो यहाँ से वी की पावर कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसका क्या करती हूँ इंटीग्रेशन करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो वी रेज टू पावर माइनस गामा और एक ऐड हो जाता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई और यहाँ से आ गई वी वन वी टू। अब दोबारा से निकालते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू के वी टू रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस वी वन रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम के की वैल्यू को और क्या रख सकते हैं यहाँ पे के इज इक्वल टू ऑल्सो किसके इक्वल है यहाँ पे पी, हमें पता है P इज इक्वल टू पी एन आर टी अपॉन वी, तो यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे k की वैल्यू लेनी है एन आर टी अपॉन में v इज इक्वल टू के अपॉन में v रेज टू पावर गामा, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई एन आर टी अपॉन में v रेज टू पावर, देखो गामा इधर जाएगा तो v रेज टू पावर गामा और माइनस जाएगा तो v रेज टू पावर यहाँ हो जाएगी वन माइनस गामा। ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद चलो उसके बाद ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बाकी हम कल करते हैं, जो एडियाबेटिक का जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम कल करेंगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन से हम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कल करेंगे। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, सडन एक्सपेंशन होती है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से
न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने लास्ट टाइम 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था, उससे पहले भी एक न्यूमेरिकल था कोई पेपर में। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।